सोचो, आज से आप इंडिया के नए एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो आपको ऑफिस जाकर काम क्या करना होगा? क्या आप स्कूल पहुंचकर बच्चों की अटेंडेंस लोगे या आप कोई एग्ज़ाम का पेपर बनाओगे? आखिर आप काम क्या करोगे? आज हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर असल में काम कैसे करता है और उसके नीचे का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया में 25 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्कूल्स हैं, हज़ारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इतने बड़े सिस्टम को एक अकेला इंसान तो संभाल नहीं सकता। एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे पूरी की पूरी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और उस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपनी में एक सीईओ अकेले काम नहीं करता, उसके नीचे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड होता है। ये डिसाइड करता है कि एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ बनेंगी, कौन से रिफॉर्म्स आएंगे और बजट किस पर खर्च होगा। ये सब डिसीजन यही लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे एक एजुकेशन सेक्रेटरी होता है जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। अगर मिनिस्टर विजन डिसाइड करते हैं तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम ये एजुकेशन सेक्रेटरी करता है। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को स्मूथली चलाना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सेक्रेटरी की ही होती है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मेन दो विंग्स होते हैं। पहला, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये डिपार्टमेंट स्कूल लेवल तक की एजुकेशन को देखता है। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई क्लास 1 से लेकर 12 तक के बीच में हो तो ये डिपार्टमेंट उसको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टच जरूर करता है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आते हैं। आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़, ये सब इसके अंडर ही आते हैं। रिसर्च, स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारे काम इस डिपार्टमेंट के ही होते हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट से नहीं होते, इनके अंडर अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं। जैसे यूजीसी, ये यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स और फंडिंग को देखता है। एआईसीटीई, ये इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखता है। एनसीईआरटी, अगर आपने स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं तो हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है। ये करिकुलम डेवलप करता है, बुक पब्लिश करता है और एजुकेशन रिसर्च भी करता है। एंड नेक्स्ट है एनटीए, ये कई नेशनल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है लेकिन इसका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद पीएचडी चाहिए होगी या फिर टीचर बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए अलग से डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर उसे एजुकेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे देते हैं तो वो व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। यानी कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट। एक और ज़रूरी बात, इंडिया में एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि समवर्ती सूची में। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी पॉलिसीज़ बना सकती हैं। इसी वजह से हर स्टेट का एक अपना एजुकेशन मिनिस्टर भी होता है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश की पॉलिसीज़ या एजुकेशन को देखता है और स्टेट वाला अपने स्टेट की एजुकेशन पॉलिसीज़ को देखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जब भी आप न्यूज़ में एजुकेशन मिनिस्टर का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ कोई एक इंसान का चेहरा नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम नज़र आएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।